औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि फोर्स एंड मोशन या आप इसको मोशन एंड फोर्स कह लीजिए, हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के पहले 3 टॉपिक्स जिनमें हम लोग कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बहुत आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन हम लोग इनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते अपनी स्टडीज़ में। लेकिन जिन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा एक अमल दखल है हमारी तमाम मैकेनिक्स में, हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स का जितना भी पोर्शन पढ़ते हैं उसमें इन 3 हम ये कह लें कि क्वांटिटीज़ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन या इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जिक्र है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बगैर और ऐसे ही वेलोसिटी को स्पीड के बगैर नहीं समझा जा सकता। तो हम लोगों का इस वीडियो में पहला टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी और तीसरा होगा एक्सेलरेशन। तो बगैर टाइम जाया किए हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बहस करते हैं कि दरअसल ये है क्या। अगर मुझे डिस्टेंस को डिफाइन करना हो कि डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं इसकी बहुत सादा सी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखूंगा कि द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब यहां पे इस पर गौर कीजिएगा, द लेंथ ऑफ पाथ। पहले तो ये कि डिस्टेंस एक, अगर हम ये कहें कि इसका यूनिट मीटर होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस दरअसल लेंथ होती है। तो कोई से भी 2 पॉइंट्स अगर ले लिए जाएं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई से भी 2 पॉइंट्स A और B सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें A से B तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारे पाथ्स बना सकते हैं और उस पाथ की लेंथ हमें डिस्टेंस बताएगी। यानी अगर सपोज करें कि एक पाथ मेरे पास कुछ ऐसा बनता है कि मैं यहां से यूं घूम फिर के B तक पहुंच जाऊं, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो A से लेके B तक का डिस्टेंस होगा। ऐसे ही हम इस पाथ को डिफरेंट भी बना सकते हैं, यानी कोई एक बॉडी या कोई एक दूसरा ऑब्जर्वर यहां से यूं मूव करके जाए, तो अब इसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। हालांकि पॉइंट्स वही 2 हैं, बट अब लेंथ ऑफ द पाथ चेंज हो चुकी है। ऐसे ही एक और रास्ता कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है कि इन भाई साहब के पास तो बहुत ही ज्यादा टाइम था, तो उन्होंने बहुत लंबा चक्कर लगाकर बी तक पहुंचे, तो अब लेंथ ऑफ द पाथ चेंज हो गई। यानी अगर हम इसको इस तरह से समराइज करें कि कोई से भी 2 पॉइंट्स A और B के लिए डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं कि आप उन A से B तक पहुंचने के लिए जितने पाथ्स बनाएंगे उतनी ही वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस होंगी, क्योंकि हर पाथ की लेंथ को आप डिस्टेंस कह रहे हैं। तो यानी कोई से भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, और इसमें ये भी हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस ग्रीन वाले पाथ को फॉलो करें और सपोज करें कि इसकी लेंथ हम इमेजिन कर लेते हैं 50 मीटर हो, तो अब आप जस्ट ये कहेंगे कि ग्रीन पाथ को फॉलो करते हुए 50 मीटर तक चलो तो आप बी तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर इस पाथ की लेंथ सपोज करें हो 30 मीटर हो, तो हम ये कहें कि रेड पाथ को फॉलो करते हुए 30 मीटर आप ट्रेवल करें तो आप बी तक पहुंच जाएंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आप 30 मीटर ब्लू पाथ को, सॉरी हम इसको 25 चलें कह लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस हो, 25 मीटर आप ब्लू पाथ को फॉलो करें तो आप बी तक पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए पॉइंट्स A और B के बीच में डिस्टेंस की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 50 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर, और इन तीनों में से कोई भी वैल्यू गलत नहीं है। अच्छा, तो अब देखें हम अगर एक रेस लगवा रहे हैं कि हमने कहा कि पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में हमने कोई एक रेस मुनक्किद की है, और एक बॉडी या एक इंसान तो ब्लू वाला पाथ फॉलो करता है और दूसरा ग्रीन वाला पाथ फॉलो करता है, और अब ए और बी पर दोनों ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम्स पर पहुंचेंगे,
तो हम ये कैसे तयन कर सकेंगे कि इन दोनों में से तेज कौन भाग रहा था? तो यानी फिजिक्स में हमें या हम साइंसेस में हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों रखे? क्योंकि हमें एक यूनिटी चाहिए थी कि एक ही जैसे यूनिट्स हों। अब डिस्टेंस में भी वही मसला आ रहा कि हर ऑब्जर्वर अपना एक अलग डिस्टेंस बता सकता है कि ए और बी का डिस्टेंस ये है। तो हम इस चीज को यूनिफाई करने के लिए या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी दरअसल डिस्टेंस ही है, यानी ये भी लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। बट यहां पर अब हमने पाथ पर एक कंडीशन लगा दी। लाइक मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले हम ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, हम यहां से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इसको भी हम कहेंगे द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन ए एंड बी। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अब हमने ये जो पाथ डिफाइन किया है, अब ये इस डिस्टेंस के केस में क्या था? लेंथ ऑफ पाथ। अब ये पाथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, यानी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पॉसिबल है? तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हुआ करेगी, यानी ए और बी को आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो वो जो लेंथ हुआ करेगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। इससे शॉर्टेस्ट पाथ आप कोई और नहीं बना सकते। यानी अब देखें ना, स्ट्रेट लाइन से आप थोड़ा सा भी मुड़ेंगे तो उसकी लेंथ स्ट्रेट लाइन से तो ज्यादा ही हो जाएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन को, इस वाली लाइन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हमने जब डिस्टेंस की बात की थी तो हमारे लिए जरूरी ये था कि हमने ग्रीन लाइन पर कितने मीटर चलना है या हमने ब्लू लाइन पर कितने मीटर चलना है। बट जब हम इस ब्लैक लाइन की बात कर रहे हैं, सपोज करें कि इसकी लेंथ 20 मीटर हो, यानी ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। बट अब यहां पर एक मसला है, अगर किसी को कहा जाए कि आपने ए से 20 मीटर दूर जाना है, अब चूंकि हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ है बट कोई पाथ है सच ड्रॉ नहीं किया गया, तो हम वो 20 मीटर इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, वो 20 मीटर हम इस तरफ भी जा सकते हैं, हम इस तरफ भी जा सकते हैं। तो अब हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आपने 20 मीटर चलना है। और हमें ये पता है कि अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो उस क्वांटिटी को हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमें 20 मीटर यानी मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में हमने क्या कहा था? हमें जस्ट इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो वो हमारे लिए बहुत सिंपल क्वांटिटी थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में अब हमें इसका साथ साथ डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो यानी अब आपको ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस, कोई भी पाथ हम ले लें और उसकी लेंथ हो तो वो डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में शॉर्टेस्ट पाथ लेकर फिर उसकी लेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो फिर उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस को हम शो करते हैं, इसके लिए हम सिंबल्स मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं, एस भी यूज करते हैं, डी भी यूज करते हैं, एक्स भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम यही सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं, एस भी यूज कर सकते हैं, डी भी यूज कर सकते हैं और एक्स भी यूज कर सकते हैं। बट अब चूंकि ये एक वेक्टर है और इसमें डायरेक्शन जरूरी है, तो अब हमें इसके सिंबल्स के ऊपर एक वेक्टर का निशान यानी एरो हेड डालना होगा, ताकि अब हम बता सकें कि दरअसल अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा कि आप अगर उसके ऊपर एरो हेड डाल दें तो वो क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो अब हम स्पीड और वेलोसिटी का भी इसी तरह से डिफरेंस देखेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है।
अच्छा, पहले आप जरा ये सोचिए, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो अब हमें देखना है स्पीड को। अभी अभी हमने ये साबित भी किया और अब हमने थोड़ी देर पहले, आप लोग मेरी बात पर यकीन भी करेंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं स्पीड और साथ ही साथ हम वेलोसिटी के बारे में भी देखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, यानी मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को आप इस तरह से लिख सकते हो कि स्पीड बराबर है लेंथ। अब वो लेंथ क्या हो सकती है? वो डिस्टेंस भी हो सकती है, या हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यानी ये मीटर पर सेकंड का यूनिट बन जाएगा। अब देखें, ये लेंथ डिस्टेंस हो सकती है, तो डिस्टेंस बाय टाइम भी हम इसको लिख सकते हैं, और अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से हम स्पीड को इस तरह से कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो सकती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि स्पीड स्केलर डिवाइडेड बाय टाइम भी हो और वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम भी हो? तो हमें इसके लिए ये देखना होगा कि स्पीड चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर ही से मिलेगी। यानी देखें, स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, तो इसमें भी डायरेक्शन नहीं है और इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, तो आंसर में डायरेक्शन नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब इसमें डायरेक्शन आ गई, तो जब डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम होगा तो आंसर में डायरेक्शन आएगी, और अगर डायरेक्शन आ जाए आंसर में तो फिर वो स्पीड नहीं रहती, फिर वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो यानी यहां से हमें पता चला कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम में डायरेक्शन आ रही है तो वो स्पीड के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अभी मैं इसको साबित भी करता हूं कि ये ऐसा हमने क्यों किया। सपोज कीजिए कि हम लोग कोई से भी दो पॉइंट्स, लाइक हम ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी हमने ले लिया, इन दो पॉइंट्स हम यहाँ ए से लेके बी तक ट्रेवल किया। तो अगर हम इनका ये स्पीड मेजर कर रहे हैं कि उन्होंने ये डिस्टेंस कितनी देर में तय किया, तो हमें कोई एक ऑब्जर्वर भी चाहिए जो इस मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो सपोज करें हमने एक ऑब्जर्वर ए को यहाँ पे बिठा दिया, सॉरी इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। एक्स कोई एक ऑब्जर्वर है जो इन दोनों की मूवमेंट को देख रहा है। अब देखें, पहले इस एक्स से इस ए का डिस्टेंस कुछ ये था और अब उसका डिस्टेंस हो चुका है ये, जब बॉडी ने यहां से यहां तक मूव कर लिया तो अब डिस्टेंस हो चुका है ये। तो यानी अब मुझे इन दोनों, जो हमारे पास ये लाइंस बनी है, दोनों डिस्टेंसेस, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं और उसको डिवाइडेड बाय टाइम करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि इसकी स्पीड क्या है। ऐसे ही हमने एक और ऑब्जर्वर y को सपोज करें यहां पर बिठा दिया, यहां पर ये हमारा ऑब्जर्वर y है। अच्छा, y ने भी यही देखा कि पहले इस ऑब्जेक्ट का इससे डिस्टेंस इतना था और अब उसका इससे डिस्टेंस इतना हो चुका है। ऐसे ही अब हमने एक और ऑब्जर्वर लिया और उसको हमने सपोज कहें कि हमने कह दिया z, और उसको हमने यहां पे बिठा दिया, यहां से बहुत दूर से ये। अच्छा, अब z ने क्या किया? z ने भी पहले अपना और a का डिस्टेंस देखा जो कि कुछ ये था, और फिर उसने b से अपना डिस्टेंस देखा और उसने दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो उसने कहा कि अब इन दोनों डिफरेंसेस को डिवाइडेड बाय जब मैं टाइम करूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। यहां पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, आपको शायद यहां पर थोड़ा सा मुश्किल भी हो, बट अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें, इन लाइंस की लेंथ को आप मेजर कर सकें तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन दो लाइंस का डिफरेंस और इन दो लाइंस का डिफरेंस बराबर नहीं है।
यानी ये देखिए ये दो लाइनें तकरीबन बराबर हैं, इनमें फर्क है बट थोड़ा, और इनमें तो इतना ज्यादा फर्क है, इस लेंथ में और इस लेंथ में इतना ज्यादा फर्क है। तो यानी तीनों ऑब्जर्वर्स के केस में x के लिए जो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आएगी वो कुछ और होगी, y के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, और z के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। यानी तीनों ऑब्जर्वर्स इस डिस्टेंस को डिफरेंट मेजर कर रहे हैं। अब आपने डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से। जब तीनों डिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है तो तीन वैल्यूज ऑफ स्पीड जो रिजल्ट में आएंगी वो सेम कैसे हो सकती हैं। यानी अगर मैं इनके लिए फॉर्मूला लिखूं, देखिए पहले x वाले के लिए आपका डिस्टेंस सपोज करें हम उसको x ही ले लेते हैं, x डिवाइडेड बाय समथिंग टाइम होगा और ये बराबर होगा स्पीड के। y वाले केस में भी हम यूं करेंगे कि अब स्पीड बराबर होगी y डिवाइडेड बाय टाइम। अब y क्या है, इन दो लाइंस का डिफरेंस। ऐसे ही जो तीसरा ऑब्जर्वर z है उसके लिए स्पीड होगी z डिवाइडेड बाय t। यानी इन दो लाइंस का डिफरेंस होगा z और डिवाइडेड बाय टाइम उसने जितना बॉडी ने लिया a से b तक पहुंचने में। तो अगर आप इस तरह से देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि a से b तक जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड इन तीनों ऑब्जेक्ट्स ने डिफरेंट कैलकुलेट की है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बॉडी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है और तीन ऑब्जर्वर्स डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इसके लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पीड फाइंड कर रहे हैं, यानी तीनों ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इसकी स्पीड डिफरेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक बॉडी एक टाइम पर एक ही स्पीड से मूव कर सकती है। यानी अगर आप गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड या तो 100 होगी या 120 होगी या 80 होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एट अ टाइम 80 भी हो और 100 भी हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हुआ कि हमने तीन ऑब्जर्वर्स ने एक बॉडी जो ए से बी तक ट्रेवल कर रही थी उसकी स्पीड फाइंड की और तीनों ने स्पीड की वैल्यू डिफरेंट फाइंड की। इस मसले का हल हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम इन तीनों इन लाइंस को वेक्टर्स के तौर पर डील करना शुरू कर दें। अब अगर हम इनको वेक्टर्स की सूरत में लें तो अब देखें ये वाली लाइन एक वेक्टर ऐसा होगी और ये एक दूसरा वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स को आप हेड टू टेल रूल से अगर ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगी ये वाली लाइन, ऐसा ही होगा। अच्छा अब हम ये करते हैं कि इन दो रेड लाइंस यानी y के लिए जो दो डिस्टेंसेस थे इनको भी हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा, अगेन यही वाली लाइन। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं इसको अलग से शो करने के लिए, बट ये आप ध्यान में रखिए कि ये वही दरअसल ब्लैक लाइन को ही ओवरलैप करेगी। अच्छा अब इन दो ग्रीन लाइंस को भी अगर हम एज अ वेक्टर ट्रीट करें तो इसका रिजल्ट भी वही लाइन आएगी। यानी अब तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए जो इन वेक्टर्स का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अब इन तीनों ने कहा कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो दरअसल ए और बी की डिस्प्लेसमेंट है। यानी अब इन्होंने देखे इनको अगर वेक्टर्स की तरह डील करना शुरू कर दिया तो अब ये क्या होंगी, अब ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहां से हमें पता चला कि जो x की डिस्प्लेसमेंट है वो वही लाइन है जो y की डिस्प्लेसमेंट है और वो वही लाइन है जो z की डिस्प्लेसमेंट है। यानी डिस्टेंसेस तीनों का डिफरेंट था, x y z तीनों के केस में डिस्टेंस डिफरेंट था बट डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगी कोई भी ऑब्जर्वर आ जाए। क्योंकि अब देखें अगर किसी ऑब्जर्वर को आप यहां पर बिठा दें तो a और b के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। अब यहां से पाथ्स चेंज हो सकते हैं बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा। तो कहीं ऑब्जर्वर अब जहां भी हो अब हमारे पास वो लेंथ डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम रहेगी। तो अब अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखें स्पीड का, अब वो स्पीड होगी x वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ओ मैंने गलती कर दी, वो गलती मैंने ये की कि अब चूंकि यहां पर एक वेक्टर है तो अब ये स्पीड नहीं रहेगी, अब ये होगी वेलोसिटी। और ज्यादा बेहतर ये है कि मैं इसको v से रिप्रेजेंट करूं क्योंकि वेलोसिटी के लिए सिंबल हम v यूज करते हैं।
स्पीड के लिए हम s यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए हम v भी यूज करते हैं, और वेलोसिटी के लिए हम आमतौर पर v के ऊपर ये एरोहेड यूज करते हैं सिंबल के तौर पे। और अब देखें, अब दूसरी वेलोसिटी जो y के केस में होगी वो बराबर होगी y वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, और तीसरी वेलोसिटी होगी z वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। अब चूंकि हमने ये कहा कि x y z तीनों बराबर हैं और टाइम तो पहले से ही बराबर था, बॉडी ने जो टाइम लगाया वहां से वहां तक पहुंचने में, तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि अब वेलोसिटी vx vy और vz बराबर होंगी। यानी अब इन तीनों ऑब्जर्वर्स के मुताबिक बॉडी की एक ही वेलोसिटी होगी, या तो वो 100 मीटर पर सेकंड होगी या 80 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये तीनों एक आंसर पे इत्तेफाक करेंगे कि बॉडी किसी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये तीनों वही वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब हमने पहले देखा था कि जब अगर हम स्पीड के साथ डील कर रहे होंगे तो स्पीड में तो हमेशा वैल्यू गड़बड़ आएगी, और वेलोसिटी का भी हमने देखा कि ऑब्जर्वर जहां भी बैठा हो और उसकी पोजीशन जो भी हो, वेलोसिटी की वैल्यू सेम ही आएगी फॉर एनी ऑब्जर्वर फॉर अ स्पेसिफिक केस। यानी अगर आप किसी एक केस से डील करें तो उस केस में बॉडी की जो वेलोसिटी उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर जहां भी बैठा हो उसके पास आंसर भी उसी वेलोसिटी का ही आएगा। अच्छा, तो अब अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इतनी जबरदस्त है वेलोसिटी कि वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर हम स्पीड को क्यों लेकर चलते हैं? अब वेलोसिटी की एक लिमिटेशन है। सपोज करें आप लोगों ने एक रेस स्टार्ट की पॉइंट सी से, और आपने इस तरह एक गोल चक्कर लगा के अब दोबारा से इसी पॉइंट पर आके रेस को खत्म कर देते हैं। तो अब मुझे बताइए कि पॉइंट यहां से जब आपने रेस स्टार्ट की और वापस आपने इसी पॉइंट पर आके रेस खत्म की, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आपने अपनी इनिशियल पोजीशन से अभी आप कितना दूर हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपकी अब 0 है। यानी अब आप टाइम कुछ भी लगाएं, यानी सपोज करें जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बॉडी ए ने, अब यहां से हम सपोज करें कि 3 रेसर्स ए बी और सी तीनों ने यहां से रेस स्टार्ट की और तीनों पॉइंट सी पर पहुंचे। जब पहला ऑब्जेक्ट, हम इनको एक्स वाई जेड ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, पहला ऑब्जर्वर, पहला रेसर, उसने पॉइंट सी से स्टार्ट किया और सपोज करें कि कोई टाइम टी एक्स में वो उसने रेस खत्म कर ली। तो इसके लिए अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो चूंकि बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी एक्स जो उसने टाइम लगाया। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय टी एक्स क्या होगा? 0। अब दूसरा ऑब्जेक्ट यानी y, उसने जब रेस शुरू की तो उसने भी कुछ एक डिस्प्लेसमेंट तय की और उसने टाइम लगाया टी वाई। अब उसने कोई डिफरेंट टाइम, सपोज करें डिफरेंट टाइम में रेस कंप्लीट की, बट अब अगेन डिस्प्लेसमेंट चूंकि 0 है तो इस बॉडी के लिए भी वेलोसिटी 0 होगी। और तीसरी बॉडी जो कि हमारा बॉडी z था, उसने टाइम टी जेड लगाया, अगेन उसके लिए भी आंसर 0 आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखिए ना, पॉइंट सी से स्टार्ट किया और वापस पॉइंट सी पे आ गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इट मींस के हम लोगों ने कोई मोशन किया ही नहीं, हम मूव ही नहीं हुए, तो फिर हमारी वेलोसिटी क्या होगी? वो 0 ही होगी। तो यानी वेलोसिटी का एक ये ड्रॉबैक है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो आप ऑब्जेक्ट्स की स्पीड या उनकी वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर इस मसले का हल हम कैसे निकाल सकते हैं? इस मसले का हल फिर से वही स्पीड ही होगा कि हम फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम तो 0 हो सकती है बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 0 नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं यकीनन उसका जवाब दूंगा।
अच्छा, अब हम तीसरा टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं जो कि है एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो फिर आपने इन चीज़ों की डेफिनेशन कुछ ऐसे भी देखी होगी कि आप डिस्टेंस को x कह दें तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसको फिर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। और फिर एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सॉरी, मैं ऊपर वो एरो हेड्स नहीं डाले मैंने, ये। तो फिर आप इसको d बाय डी टी ऑफ वी भी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो यहीं से अभी हमने डेफिनेशन भी देख ली कि एक्सेलरेशन दरअसल क्या है। एक्सेलरेशन को डिफाइन हम करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। is called एक्सेलरेशन और इसका सिंबल होगा a और इसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या है कि आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जैसे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपने शुरू किया, अब आप बिल्कुल रेस्ट पर थे, आपकी वेलोसिटी 0 थी, टाइम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे टाइम हमने सपोज करें 0 सेकंड लिया, अब कुछ 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो अब देखें आपकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 1 सेकंड में चेंज आया 10 मीटर पर सेकंड का। अच्छा, उसके बाद अगले 1 सेकंड तक मजीद, अब टाइम 2 सेकंड हो गया, डिफरेंस 1 सेकंड का, और आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है। तो यानी अब अगले एक पूरे सेकंड तक आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, ना तो वेलोसिटी बढ़ी है ना कम हुई है। तो इस इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन यहां पे है 0। इस इंटरवल में आपकी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कितनी बढ़ी, वो वेलोसिटी में चेंज आया 10 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में आया, 1 सेकंड में। तो हम यहां पर कहेंगे कि एक्सेलरेशन हमारी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब उससे अगला एक और इंटरवल हम सपोज करें कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि अब हमने 3 सेकंड यानी 1 और सेकंड का डिफरेंस लिया और अब हमारी बॉडी दोबारा से रुक गई। तो अब हमारी डिस्प्लेसमेंट, अब देखें वेलोसिटी में दोबारा से चेंज आया, बट अब वेलोसिटी चूंकि कम हुई है, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी है। अगेन वही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 10 और 0 का डिफरेंस है और टाइम बीच में 1 सेकंड का। लेकिन अब चूंकि एक्सेलरेशन कम हो रही है तो फिर हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और अब हम इस एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहेंगे। अच्छा, अब मुझे इस वीडियो को यहीं पे रोकना होगा क्योंकि अभी अभी ऐलान हुआ है कि कल ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक भी। और अब यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा होगा, शुक्रिया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।